हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई के कार्य को पूरा कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में आज मैं आपको पुनः एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इसके बारे में आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वो टॉपिक है आपका कार्यालय के फॉर्मों के प्रकार। कार्यालय के फॉर्मों के प्रकार। फॉर्म के बारे में हमने आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया कि फॉर्म क्या होते हैं, है ना। समझ गए थे सभी लोग? किसी को कोई मुझे लगता डाउट नहीं होगा। सभी लोग अच्छी तरीके से समझ पाए कि फॉर्मों की उपयोगिता क्या है, फॉर्म हमको क्यों प्रयोग में लाने चाहिए। अब कार्यालय में इनको एक अलग अलग श्रेणी में डिवाइड किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, इनका बंटवारा किया गया है। तो आज हम आपको इसी टॉपिक पर समझाने का प्रयास करते हैं कि फॉर्मों के लिए कौन कौन सी कैटेगरी निर्धारित की गई है, इसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो कार्यालय के फॉर्मों को कई वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। पहली जो कैटेगरी है वह आपकी है साधारण कार्यालय के फॉर्म। पहली कैटेगरी आपकी कौन सी है? साधारण कार्यालय के फॉर्म। साधारण शब्द जिस भी वस्तु व्यक्ति के आगे लगता है, साधारण मतलब सिंपल, बिल्कुल सरल, आसान, वही तो बिल्कुल साधारण होता है। जैसे जैसे जो टिपिकल होता चला जाता है, जिसमें कठिनता आती जाती है, इसको अन्य नाम दिया जाता है। साधारण मतलब बिल्कुल आसान जो होता है। तो प्रायः इन फॉर्मों को कार्यालय में समस्त सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर्मों का कार्यालय में बार बार प्रयोग किया जाता है, जैसे बीमा पॉलिसी का फॉर्म, बीमा पॉलिसी का फॉर्म, बैंक में पैसा जमा करने का फॉर्म, कॉलेज में प्रवेश लेने का फॉर्म। मतलब ऐसे फॉर्म जो कार्यालय में नित्य प्रति जिनका प्रयोग होता रहता है, रोज जिनका प्रयोग होता रहता है। अब वही तो साधारण हो जाते हैं। अगर आप कोई काम करने लग जाओ तो वो एक काम करने का जो तरीका होता है वो आपको याद हो जाता है ना। तो वो आपके लिए काम आम काम हो जाता है। कहते आम काम है, आम मतलब साधारण, है ना। ये तो आम काम सा बन गया है, इसको तो आम लोग भी कर सकते हैं, यानी साधारण लोग भी कर सकते हैं। तो जिस फॉर्म का प्रयोग कार्यालय में नित्य प्रति रोज प्रयोग किया जाता है और जिससे हम जानकारी इकट्ठी करते हैं, फॉर्म का काम ही होता है सूचनाओं को एक स्थान पर संकलित करना। इसको हम कम समय में जिस फॉर्म के माध्यम से हम कम समय में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें, तो वो फॉर्म हमारा कहलाता है साधारण फॉर्म। जैसे आपका बताया गया बैंक में पैसा जमा करने का। आप बैंक में जाओगे तो बिना उसके वही काम होना है, पैसा जमा करोगे या तो पैसा निकालोगे तो खाता खुलवाओगे, यही काम बैंक में होता है। तो वो फॉर्म आपका रोज प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जानकारी फॉर्म का मतलब होता है जानकारी हासिल करना, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। अब आप बैंक से थोड़ा सा आगे चले तो वहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम है बीमा की एजेंसी,
सहारा की एजेंसी, पल्स, LIC ऑफिस। अब वहाँ पर भी LIC के लिए कई सारे फॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, तो LIC ऑफिस में जाएंगे तो वही फॉर्म वहाँ पर है। LIC खुलवानी है, खाता खुलवाना है, पॉलिसी जमा करनी है, पैसा जमा करना है ना, तो उसका फॉर्म। तो ऐसे फॉर्म जो नित्य प्रति जिस कार्यालय में इस्तेमाल होते रहते हैं वो वहाँ के लिए साधारण हो जाते हैं, आम हो जाते हैं, और कुछ कभी कभार निकलते हैं वो विशेष होते हैं, है ना, जिनका यूज़ जो है रोज़ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको साधारण फॉर्म के बारे में समझ में आ गया होगा कि साधारण कौन से होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका अविच्छिन्न लेखन सामग्री। जो दूसरे फॉर्म होते हैं उनको अविच्छिन्न लेखन सामग्री के अंतर्गत रखा गया है। कार्यालय के फार्मों का कार्य तथा उपयोगों के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। बताया कि जो कार्यालय के जो फॉर्म होते हैं इनका वर्गीकरण इनके कार्यों के आधार पर भी किया जा सकता है और इनकी उपयोगिता के आधार पर भी किया जा सकता है। जैसे लेखा संबंधी फार्म, भंडार गृहों के नियंत्रण संबंधी फार्म, क्रय विक्रय फार्म आदि। तो उपयोग की दृष्टि से फार्म को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। उपयोग में पहला आपने देखा कि फार्म को दो भागों में बांटा गया। पहला साधारण कार्यालय के फार्म, दूसरा अविच्छिन्न लेखन सामग्री। अविच्छिन्न लेखन सामग्री। अब जो ये अविच्छिन्न लेखन सामग्री है इसमें बताया गया कि फॉर्म जो है फार्म के कार्य के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है और उसकी उपयोगिता के आधार पर, अर्थात उसको उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है उसके आधार पर भी उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उपयोगिता की दृष्टि के आधार पर भी फार्मों के दो भाग होते हैं। पहला है आंतरिक कार्य संबंधी फार्म। उपयोग तो आंतरिक, जो अंदर ही अंदर कार्यालय में रहते हुए जिनका प्रयोग किया जाता है, तो साधारण फार्म हो गया। दूसरा है अविच्छिन्न लेखन सामग्री। अब इसको भी दो भागों में वर्गीकृत करना है। इसको भी दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। पहला है आंतरिक कार्य संबंधी फार्म। आंतरिक कार्य संबंधी फार्म। दूसरा है बाह्य पक्षकारों से संबंधित फार्म। आंतरिक कार्य संबंधी फार्म, नेक्स्ट है बाह्य पक्षकारों से संबंधित फार्म। ठीक, तो अब तक आपने देखा कि फॉर्म कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, क्योंकि इसको ही तो दो भागों में बांटा गया है। तो 1, 2, 3। इसका अस्तित्व खत्म हो गया क्योंकि इसके ही 2 टाइप है। तो पहला कौन सा? साधारण कार्यालय के का फार्म। दूसरा था अविच्छिन्न। अविच्छिन्न को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला आंतरिक कार्य संबंधी, दूसरा बाह्य पक्षकारों से संबंधित। तो आंतरिक कार्य संबंधी फार्म कौन कौन से हैं? तो ऐसे फार्मों का प्रयोग व्यवसाय के कर्मचारियों द्वारा आंतरिक
क्रियाओं को संपन्न करने हेतु किया जाता है। आंतरिक अंदर के जितने कार्य होते हैं, कार्यालय के अंदर के जितने कार्य, उसका प्रयोग बाहर जितने जो अन्य कार्यालय हैं, अन्य संस्थान हैं, उनके लिए नहीं किया जाता है। अंदर के कार्यों को संपादित करने के लिए जिन फार्मों का प्रयोग किया जाता है उनको आंतरिक कार्य संबंधी फार्मों की श्रेणी में रखा गया है। इसके अंतर्गत लेखा संबंधी फार्म, क्योंकि आपके कार्यालय में लेखा डिपार्टमेंट होता है जो सबके पैसे का लेन देन, पैसे देना, इसकी व्यवस्था करता है। तो ये फॉर्म आपके लेखा संबंधी फॉर्म होते हैं। आंतरिक कार्य संबंधी आवेदन फॉर्म होते हैं। अगर किसी को कोई मांग चाहिए, मैंने बताया था स्टोर से कुछ लेना है तो मांग पत्र भरना पड़ता है कि हमको क्या चाहिए, तो हमको अपने ही स्टोर से सामान चाहिए तो एक फॉर्मेट बना हुआ है कि वो उसी एक विभाग से जाता है और स्टोर में जमा हो जाता है। तो अंदर का ही कार्य हो गया आपका। कोई स्मरण पत्र है तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। कोई आवेदन फार्म है, जैसे आप लोगों के आवेदन के एडमिशन आप लेते हो तो वो फार्म की ज़रूरत सिर्फ संस्था तक ही होती है, तो कहीं बाहर नहीं जाता है, बाहर वो नहीं भेजा जाता है। तो ये आपका काम आंतरिक कार्य के निस्तारण है तो जिनका प्रयोग किया जाता है। स्मरण पत्र, स्मरण का मतलब होता है याद रखना। याद रखना, तो अगर आपको कोई पत्र दिया गया है जिसके बारे में आपको कुछ याद दिलाना हो, उसके बारे में किसी का कोई कार्य किसी के पास था और दूसरे को याद दिलाना, वो भूल गया है, तो हमारा स्मरण पत्र कहलाता है। स्मरण मतलब याद दिलाना। ये तो याद दिलाने संबंधी जितने पत्र होते हैं वो हमारे स्मरण पत्र आपके कहलाते हैं। जैसे जैसे आप कार्यालय में जाओ, इसमें तो बहुत, उसमें तो कुछ भी नहीं दिया, एक आध फॉर्म के बारे में जानकारी है बस। तो इन फार्मों की सहायता से कार्यालय क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिलती है। फार्मों का क्या उपयोग है? उपयोग तो यही है कि हम अपने कार्यों को अच्छी तरीके से क्रियान्वित कर सके, उनको अच्छी तरीके से पूरा कर सके, तभी तो फार्म का निर्धारण किया जाता है ना। फार्म का कार्य सिर्फ और सिर्फ सूचनाओं को इकट्ठा करके रखने से नहीं है, उन पर आधारित जितने कार्य हैं, उन सूचनाओं से आधारित बहुत सारे वर्क होते हैं जिनको हमें पूरा करना होता है, जिसके लिए हम फार्म को ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हमें उनसे सूचनाएं एक साथ मिल जाती हैं, शॉर्ट में, संक्षेप में सूचनाएं मिल जाती हैं, तो इसलिए फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो आंतरिक आपको समझ में आ गया कि कार्यालय के अंदर के कार्यों को सुचारू सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए जिन फार्मों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे आंतरिक कार्य संबंधी फार्म कहलाते हैं। नेक्स्ट है बाह्य पक्षकारों से संबंधित फार्म। ऐसे फार्मों का प्रयोग बाह्य पक्षकारों जैसे ऋणदाताओं, ग्राहकों आदि से अनुबंध करने के लिए किया जाता है। मतलब जो बाहर के जो पक्षकार हैं, अब कोई संस्था का व्यक्ति नहीं है, बाहर के व्यक्ति हैं, उनसे अगर आपको कोई समझौता करना है तो उससे संबंधी आपको जो फॉर्म आप प्रयोग में लाते हैं, कोई ग्राहक है उससे आपको कोई अनुबंध करना है, अनुबंध समझौता करना है, तो उससे संबंधित जितने भी फार्म होंगे जो अपने कार्यालय और बाहर के व्यक्ति से संबंध स्थापित करते हो, तो वैसे आपके फॉर्म आपके बाह्य पक्षकार पहले ही इसमें लिखा गया है। बाह्य पक्षकार, जो बाहर पक्षकार एक बाहर का भी हो, बाह्य मतलब बाहर से एक पक्षकार बाहर से हो, तो उनके मध्य में जो फॉर्म प्रयोग किए जाते हैं वो आपके बाह्य पक्षकारों से संबंधित होते हैं, जैसे चेक, आदेश फॉर्म, बीजक। अब बैंक में आप जाते हो, चेक बनवाते हो, तो अब आप गए चेक के लिए आवेदन किया, चेक आपको मिल गया, वहाँ पर फॉर्म आपको मिलता है। चेक को बनवाने के लिए हमें भरना पड़ता है, बाकायदा सब कुछ उसमें लगाना पड़ता है। तो आप बैंक के
कर्मचारी तो थे नहीं आप, है ना, ग्राहक जरूर थे आप, लेकिन आप क्या करते हो, आप तो बाहर से ही संबंधित हो ना, बैंक के लिए आप बाहर सबसे संबंधित है, इसलिए आप बाह्य पक्षकार की श्रेणी में हैं। कोई बीजक हो या कोई क्रय आदेश का कोई फार्म हो, अब आप कोई क्रय आदेश का मतलब कोई खरीदारी यदि आप करते हैं तो क्रय आदेश फार्म की ज़रूरत पड़ती है, उसको भरना पड़ता है। तो जिससे हम खरीद रहे हैं वो हमारा एक तो बाहर का पक्षकार हो गया, ठीक है, हमारा बाहर का पक्षकार हो जाता है, इसलिए ऐसे फार्मों को हम बाह्य पक्षकारों की श्रेणी में रखते हैं। इन फार्मों के प्रयोग से कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में समानता तथा कुशलता आती है। समानता तथा कुशलता आती है। किस प्रकार से समानता और कुशलता आती है, स्पष्ट कर सकते हो आप कि इन फार्मों के प्रयोग से कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों में समानता आती है तथा कुशलता आती है। देखो, फार्म जो बनाए जाते हैं क्या वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं? एक कार्य के लिए एक ही फार्म होता है, उसमें कोई ना तो कोई छोटा होता है, ना ही कोई बड़ा होता है, ना ही कोई जातिगत भेदभाव होता है, ना ही वस्त्रों के आधार पर कोई भेदभाव होता है, ना ही लंबाई के आधार पर कोई भेदभाव होता है। कोई भेदभाव उसमें नहीं होता है। तो आप क्या कहेंगे, हर किसी को जिसमें जात मजहब को ध्यान न दिया जाए और सभी को एक दृष्टि से देखा जाए, एक ही फॉर्म चाहे आपके लिए हो, चाहे आपके लिए, चाहे आपके लिए हो, तो वो एक समानता लाएगा कि नहीं लाएगा? तो जिससे सभी कार्य सभी के लिए एक समान हो, सभी कर्मचारियों के लिए जो एक रूपता लाता है, ऐसे तो फार्म का तो काम ही यही होता है कि सभी में एक रूपता लाना। भरने वाले को आसानी होगी और जो वो काम करता है अब वो सभी को अलग अलग तरीके से बता दे कि ऐसा ये लिख लाओ, ये लिख लाओ, तो कोई चीज़ तो ऊपर लिखेगा, कोई नीचे लिखेगा, अब हम उसमें भी ढूंढ रहे हैं। तो हमारी जो कुशलता है जिसके लिए हम अपना काम कहते हैं शीघ्र हो जाएगा, वो भी तो हमारा नहीं हो पाएगा। तो कार्य कुशलता आती है क्योंकि उसमें डिटेल सब क्रमबद्ध तरीके से लिखी रहती है और वो जो क्रम है वो हम अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं कि कौन से क्रम की हम तक कब जरूरत पड़ेगी, पहले कौन, बाद में कौन, ऐसे, ठीक है। तो उसमें समानता इसलिए आती है क्योंकि सभी को एक ही फॉर्म दिया जाता है और सभी को एक ही क्रम में भरना पड़ता है, एक ही तरीके से भरना पड़ता है। कुशलता इसलिए आती है क्योंकि वो उससे हमारा काम करने का तरीका आसान हो जाता है, हम जल्दी अपने काम को कर पाते हैं। सभी तो कुशल हैं। कोई काम आपको करने के लिए दे दिया जाए और आप कल दिया गया 4 दिन में कर पा रहे हो, तो ये कोई कुशलता है? कुशलता तो वही है कि आप शीघ्रता से जिस काम को आप संचालित कर दें, शीघ्रता से आप इस काम को पूरा कर दें, वो आपकी शीघ्रता है। उसमें आप कहोगे ये व्यक्ति तो बहुत कुशल है, बहुत जल्दी काम कर देता है, शुद्धता के साथ में काम कर देता है। तो ये आप, हमें लगता है कि समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट है, आप देखते होंगे फार्मों में प्रतिलिपियाँ भी होती हैं। तो अभी तक तो उनको उपयोग के आधार पर बांटा गया था, अब प्रतियों के आधार पर भी फार्मों का वर्गीकरण किया गया है। प्रतियों के आधार पर फार्मों का वर्गीकरण किया। प्रतियां समझते हैं कि नहीं? कॉपी। हाँ, जैसे आप किसी को उसकी कॉपी देनी है, एक अपने पास रखनी है ना, तो उसमें देखते हैं कि फार्मों में वो 3 पेज के फार्म होते हैं, कार्बन कॉपी लगा करके लिखते हैं, नीचे वाला और देते चले जाते हैं, कॉपी हमारे पास में रह जाती है ना। तो उन प्रतियों के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। एक तो है एक प्रति वाले फॉर्म, एक है एक प्रति वाले फार्म और दूसरा है बहुप्रतिलिपि वाले फार्म।
एक प्रति वाले। दो भागों में बांट दिया गया, एक प्रति वाले, बहुप्रति वाले। अब आप भी अपने कार्यालय में आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार के आपको फार्मों की आवश्यकता है, और उसी के आधार पर आप निर्धारण भी करा सकते हैं कि हमें कौन सा उचित रहेगा आपके विभाग के लिए। तो जो एक प्रति वाले होते हैं, सिंगल कॉपी फॉर्म जो होते हैं, तो ऐसे फार्मों की मात्र एक ही प्रति तैयार की जाती है। यह फार्म मौलिक प्रपत्र का कार्य करता है। जैसे नौकरी है तो आवेदन पत्र, शेयर के लिए प्रार्थना पत्र, शेयर प्रमाण पत्र, शेयर अंतरण फार्म आदि। ठीक है, तो इसमें क्या एक प्रति होती है, मतलब एक प्रति का मतलब समझे आप कि इसमें फोटो कॉपी मतलब कार्बन कॉपी लगा करके कोई भी प्रतिलिपि तैयार नहीं की जाती, बस ऊपर जो मूल प्रति होती है बस वही होती है, और एक सिंगल पेज वाली होती है, इसमें कार्बन कॉपी नहीं लगती है। मूल पत्र आपका होता है ये, तो जितने हाँ बस मूल जिसमें एक ही हो बस, ठीक है ना। तो जिसमें जिसे लिखा है ना कि यह फार्म मौलिक प्रपत्र का काम करता है, मौलिक मतलब बस एक, ठीक, ये मौलिक प्रपत्र का काम करता है। नौकरी के लिए कभी आप लोग आवेदन देते हैं, उसमें जीरोक्स कॉपी उस प्रकार का आवेदन का नहीं लगाते हैं, उसमें वही ओरिजिनल ही लगता है, इसमें साइन होते हैं, बस एक ही फॉर्म भरा जाता है। तो इसके लिए फॉर्म कौन कौन था? शेयर का प्रार्थना पत्र, शेयर के बारे में हमने आपको बताया था जब अभी पहला चैप्टर हमने जब आपको समझाया था, तब शेयर के बारे में, कंपनी सचिव के बारे में बताया था, तब शेयर के बारे में हमने बताया था। वैसे शेयर का प्रमाण पत्र जब मिलता है, शेयर आपको आवंटित हो जाता है, तब उसका एक प्रमाण पत्र मिलता है, वो भी सिंगल कॉपी में मिलता है। ठीक, शेयर अंतरण का फॉर्म, शेयर आपका हस्तांतरण अगर होना है, ट्रांसफ़र होना है, तो उसका भी फॉर्म भरोगे तो सिंगल ही रहता है, कॉपी में नहीं जाता है वो। तो ऐसे फॉर्म आपके जो सिंगल प्रति में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें कोई भी दूसरी कागज कॉपी तैयार नहीं की जाती है, एक प्रति वाले फार्म आपके कहलाते हैं। दूसरा है बहुप्रति लिपि वाले फॉर्म, बहुप्रति या बहुप्रतिलिपि वाले फॉर्म। इसमें क्या होता है, जब किसी फार्म की विभिन्न पक्षकारों या विभागों को प्रतियां भेजनी होती हैं, कई लोगों को डिमांड होती है कि अगर ये काम आप करते हैं तो इसकी एक प्रति हमको भेजें, आपने काम किस तरीके से किया कि नहीं किया, कब किया। तो जब हमको ऐसी ज़रूरत पड़ती है तब हम इस प्रकार के फार्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुप्रति वाले फॉर्म। जब प्रतियां हमको अपने से अतिरिक्त किसी अन्य विभागों को भेजनी होती हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं, तथा उनकी 2, 3 या उससे अधिक प्रतिलिपियां तैयार कर लेते हैं, अलग अलग उनकी कॉपी तैयार करते हैं। बैंक में जब आप जाते हैं तो वो फॉर्म देखा है जो आप पैसा जमा करते हैं, कितनी प्रति में होता है? वो 2 प्रतियों में होता है। भी हमने उसको बताया था, एक पर्ण, दूसरा प्रतिपर्ण होता है ना। जो प्रतिपर्ण है वो क्या है? प्रति मतलब प्रति है ना, प्रति मतलब कॉपी उसकी, तो प्रतिपर्ण मतलब कॉपी ही होती है हमारी। ठीक है, तो अब एक तो वो बैंक अपने पास रख लेता है, दूसरी उसका जो प्रतिपर्ण होता है वो आपको फाड़ करके अलग करके उसमें से दे देता है। अब क्या है, आपके पास भी रिकॉर्ड है और बैंक के पास भी रिकॉर्ड है। आपने पैसा जमा किया, आपके खाते में नहीं आया, तो कल आप जाके बता सकते हो हम पैसा जमा किए थे, अब तक महोदय हमारे खाते में आया ही नहीं है। ठीक, तब वो पुनः संज्ञान लेगा, अगर हो सकता है तो भूल से
या आपसे भरने में गलती हो गई हो, आपने खाता नंबर लास्ट का बदल दिया, 9 की जगह पर 8 कर दिया, दूसरे खाते में चला जाएगा। में भी अगर ऐसा हुआ, किसके स्तर से हुआ अलग बात है, तो आपका वो ट्रांजैक्शन जो है वो सही हो सकता है, वहाँ से पुनः वापस करके आपके खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से तो ऐसा करने से सूचना भेजने में सरलता रहती है, ऐसा करने से सूचना भेजने में सरलता रहती है और समय व श्रम दोनों की बचत होती है। भाई सूचना तो हमने भाई एक बार लिखा, 3 कार्बन नीचे लगा लिए, एक बार लिखते चले गए, नीचे तक वो छपते चले गए। ज़्यादा प्रतिलिपि जरूरत होगी तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा टाइट लिखना पड़ता है, दबा करके फोर्स के साथ में, ताकि वो नीचे तक छपता चला जाए। और जिनमें जिनमें कार्बन होगा वो उन्हीं पे छपता है, और किसी पे तो छपता नहीं। कार्बन कैसे लगाते हैं पता है आपको? कार्बन हमेशा नीचे की तरफ ऐसे लगता रहता है। मेन प्रति ऊपर होती है, ऊपर लिखते हैं, उस पर कोई कार्बन नहीं होता है, और जो नीचे वाली प्रति इस पर हम छापते हैं उस पर ऐसे जो इस पर कलर वाला होता है वो उसके ऊपर रख रहता है ऐसे, नीचे वाले पर फिर कार्बन ऐसे रख करके ऊपर थोड़ा सा फोर्स के साथ में हम लिखते हैं, जिससे कि वो नीचे छपता हुआ चला जाए, छपता हुआ नीचे छपता रहे। तो इसका प्रयोग है सूचनाओं को भेजने के लिए। आपको कई जगह सूचनाएं आपको देनी है, तो समय और श्रम की हमारी बचत होती है, क्योंकि हमको सूचना बनानी नहीं पड़ती है, उसी को फाड़ा, उसमें से भेज दिया, चली गई सूचना, इसका मतलब कार्य हो गया है। और ये भी रहता है कि जो मूल पत्र में लिखा हुआ है, जो मूल प्रति में लिखा हुआ है, वो ही हमारी अन्य प्रतियों में भी लिखा रहता है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें दूसरा लिख दिए तो कोई कहे ये तो आपने गलत कर दिया, इसमें तो कुछ और है, इसमें तो कुछ और है ना। तो उसमें तो पूरा सेम होता है, तो काम करने में एक रूपता भी आती है, काम करने में एक रूपता आती है। कोई आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता कि आपने गलत तरीके से काम किया है, क्योंकि हम सिर्फ उसको कार्बन कॉपी देते हैं, मूल कॉपी फिर भी हम अपने पास ही रखते हैं कि आप जब चाहें तो मूल कॉपी से मिलान कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो इसके लिए आदेश फार्म, बीजक फार्म, मजदूरी तैयार करने की तालिका, शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट, सैद्धांतिक अंक तालिका, टीए बिल, विवरण पत्र, वेतन बिल, कोटेशन, मांग पत्र आदि महत्वपूर्ण फार्म किसी भी संस्थान अथवा उद्योग के लिए अत्यधिक लाभप्रद होते हैं, जो कि समय और श्रम की बचत करते हैं। यदि आप इसमें बहुप्रतिलिपि की व्यवस्था करते हैं कि उसमें जो प्रतिलिपियां हैं वो आपकी, जिसके माध्यम से आप प्रतिलिपियां तैयार करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहता है। आप अपने कार्य को कभी भी स्पष्ट तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, आपको कभी उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि फार्म में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी में, फार्मों के प्रयोग की सीमाएं। तो अब इसमें थोड़ा सा छोटा सा ही टॉपिक है, इसको मुझे कवर करना है, एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछा गया है। तो फार्मों के प्रयोग की सीमाएं क्या हैं? फार्मों के प्रयोग की सीमाओं का मतलब लिमिटेशन है कि आप किस हद तक, किस लिमिट तक आप कार्यालय में फार्मों का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको इस टॉपिक पर चर्चा करनी है और उसको समझाना है।
तो आपको पता है कि कार्यालय हमारे कार्य प्रणाली के एक अभिन्न अंग बन चुके हैं, क्योंकि इनसे हमारा कार्य जो है बहुत आसानी से संपन्न हो जाता है और हम बड़ी कुशलता के साथ में अपने कार्य का संपादन कर पाते हैं। परंतु फार्मों के प्रयोग की कुछ सीमाएं भी हैं कि हम किस हद तक अपने कार्यालय में फार्मों का प्रयोग कर सकते हैं, उस पर आपको थोड़ा सा बताना है। तो पहला है कि दुरुपयोग, वह सीमा वहाँ तक निर्धारित है जब तक हम अपने कार्य का दुरुपयोग ना कर सकें फार्मों के माध्यम से, या फार्मों का दुरुपयोग ना होने लग जाए, फार्मों का दुरुपयोग ना होने लग जाए। तो पहला जो आपका बिंदु है वो है आपका दुरुपयोग। दुरुपयोग है तो अधिकतर देखने में आता है कि कार्यालय में फार्मों के प्रयोग पर ठीक ढंग से नियंत्रण नहीं किया जाता है। कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा गलत उपयोग किया जाता है। फार्मों की बर्बादी भी कार्यालय में सामान्य सी बात जब हो जाती है तो हमें उस पर रोक लगा देना चाहिए, अंकुश लगा देनी चाहिए। यदि हम देखते हैं कि कार्यालय में जो फॉर्म आपने लागू किया है वो प्रभावी ही नहीं है, उसका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, उस फॉर्म को बंद कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, उस फॉर्म के प्रयोग पर रोक लगा देनी है। दूसरा है अनावश्यक फार्मों का उपयोग। अनावश्यक फार्मों का उपयोग। कार्यालय में फार्मों के प्रयोग की सरलता और लोकप्रियता के कारण कई बार अनावश्यक फार्मों का भी प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप कई बार आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्ड को ढूंढना कठिन हो जाता है। इसके कारण कार्यालय संचालन की लागत में भी वृद्धि हो जाती है। समझ में आया? समझ में आपको आ गया होगा। तो अनावश्यक फार्मों का आपको जैसे लगता है कि हमारे संस्थान में प्रयोग हो रहा है, और उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपने संस्थान में लागू होने वाले फार्मों पर आपको रोक लगा देनी है, जिससे कि जो आपका कार्य है वो ना प्रभावित हो और अच्छी तरीके से आपका कार्य चलता रहे। नेक्स्ट है आत्मीय संबंधों का अभाव। ये मिसयूज जो है और अननेसेसरी आत्मीय संबंधों का अभाव। फार्मों में सूचना देने वाला व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत भावनाओं या प्रतिक्रियाएं उसमें व्यक्त नहीं कर पाता। यह कार्यालय के साथ अपनी घनिष्ठता भी स्थापित नहीं कर सकता, इसलिए कभी कभी फार्म अनाकर्षक सिद्ध हो जाते हैं। आत्मीय संबंधों का अभाव, आपको तो पता है फॉर्म क्या होते हैं। हम सिर्फ सूचनाओं को इसमें व्यक्त करते हैं, सूचनाओं को संक्षेप में हम लिखते हैं, लेकिन आपको लगता है कि फार्मों के प्रयोग से जो एक दूसरे के जो कनेक्शन है, एक दूसरे का जो लगाव है, एक व्यक्ति का दूसरे से अगर उस पर प्रभाव पड़ता है तो आपको उस कंडीशन में फार्मों पर आपको रोक लगा देनी होगी। फार्मों को वहीं पर हमें रोक देना होगा, जिससे कि जो घनिष्ठता है, जो संबंधता है, वो आपकी एक दूसरे के प्रति बनी रहे और आप अच्छी तरीके से अपने कार्यालय के कार्यों का निष्पादन और संपादन कर सकें। नेक्स्ट है सभी सूचनाओं की प्राप्ति नहीं होती है। फार्म के माध्यम से
की प्राप्ति नहीं होती है। आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि कार्यालय में जितने भी फॉर्म लागू किए जाते हैं उनका मुख्य यही उद्देश्य होता है कि ग्राहक के द्वारा या जो लाभार्थी है जिसने जो संस्था में उपस्थित हुआ है उसको जब हम फॉर्म उसी कंडीशन में देते हैं ताकि वो अपनी सूचनाओं का संकलन संक्षेप में करके संस्था में जमा करे और लाभ का हकदारी हो सके, है ना। तो सूचनाएं संक्षेप में होती हैं और फार्म ही संक्षेप में बनाए जाते हैं, क्योंकि विस्तार में अगर सूचनाएं आपको देनी है तो फिर फार्मों की आवश्यकता ही नहीं है। तो सभी प्रकार की सूचनाएं जो होती हैं वो फार्मों से हमें प्राप्त नहीं हो सकती हैं, उसके लिए तो दस्तावेज का ही अध्ययन करना पड़ेगा। तो आपको यदि विस्तारित सूचनाएं चाहिए, विस्तार में डिटेल चाहिए, अर्थात आप उस कंडीशन में फार्मों का प्रयोग अपने कार्यालय में नहीं कर सकते हैं। कार्यालय फार्मों के द्वारा केवल वे ही सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं जिनके शीर्षक आदि उनमें छपे होते हैं। जो फॉर्म की हेडिंग होती है अगर उसमें जो लिखा हुआ है उससे रिलेटेड जानकारी आप अपने फार्म में देते हैं, उससे अतिरिक्त कोई भी सूचना आप उसमें नहीं देते हैं, है ना। उसमें अगर पूछा गया है, जैसे फार्मों में देखते हैं कि हर कंटेंट के लिए एक हेडिंग लिखी रहती है। आपका लिखा है योग्यता, तो योग्यता में सिर्फ आपकी क्या योग्यता, बस आपका वही वर्णन करना है। लिखा गया है हाई स्कूल का रोल नंबर, तो आपको सिर्फ हाई स्कूल का रोल नंबर लिखना है और आपको कुछ नहीं बताना है, ठीक है। अगर आगे लिखा है रोल नंबर, आगे लिखा वर्ष, फिर लिखा प्रतिशत, तो फिर आपको ये 3 चीज़ें बतानी है ना। मतलब जितना आपसे पूछा जाए आपको सिर्फ उतनी ही जानकारी उसमें आपको देनी होती है, उससे अधिक जानकारी आपको उसमें नहीं देनी होती है, ये आपको स्पष्ट तौर से पता होता है। तो फॉर्मों के माध्यम से हम विस्तार रूप से जानकारी नहीं हासिल कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि अनावश्यक खानों में छपे ना होने से प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं सूचनाएं हमको फार्मों से प्राप्त होती है? क्योंकि उसमें हम अनावश्यक खाने ही नहीं बनाते हैं, कॉलम ही नहीं बनाते हैं। कॉलम अगर आप बनाओगे तो सूचना मिलेगी, तो जो अनावश्यक जो खाने होते हैं हम बनाते नहीं हैं, इसलिए सूचना हमको मिलती नहीं है, सूचना मिलती है संक्षेप में। तो क्या है कि इस प्रकार जो फॉर्म है वो एक सीमित सूचना ही हम एकत्र कर पाते हैं। इस प्रकार हम फार्म के माध्यम से एक सीमित सूचना ही हम प्राप्त कर पाते हैं। तो आपने देखा कि फार्मों की क्या सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है, समझ में आया आपको? अभी आप कुछ कह रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या नहीं समझ आ रहा? अननेसेसरी और मिसयूज। देखो अननेसेसरी का मतलब है कि आपके द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है, आप अगर प्रयोग कर रहे हो, अनावश्यक रूप से प्रयोग कर रहे हो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। उस फार्म की कार्य इतना छोटा था कि आप बड़े ही आसानी से उसको बिना फार्मों के करवा रहे थे, बड़े ही मतलब बिना फार्मों के ही वो कार्य हो सकता था, लेकिन आप उसको अननेसेसरी तौर से, अनावश्यक रूप से आप फार्मों का इस्तेमाल करवा रहे हो। ये बात यहाँ पर इसमें बताई गई है कि जब ज़रूरत हो तभी आप फार्म का रूप निर्धारण करें और फॉर्म के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करें। लेकिन ज़रूरत नहीं है तो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि अननेसेसरी है, अननेसेसरी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने उस फॉर्म को लागू करके हमने अपना कार्य और बढ़ा लिया। समझ में आया? फिर दूसरी बात मिसयूज का मतलब है कि फॉर्म का इस्तेमाल जहां होना था वहां तो वो हो नहीं रहा है। जिस कार्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना था उस कार्य में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसका दुरुपयोग हो रहा है ना। जिस कार्य के लिए उसका गठन हुआ था, उसका निर्माण किया गया था, उस कार्य में उसका उपयोग होना चाहिए। यदि उस कार्य में उसका उपयोग नहीं हो रहा, अर्थात वो उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो जब उसका दुरुपयोग होने लग जाएगा तो वह आपके
तो जब ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आएंगी कि उसका दुरुपयोग हो रहा हो, अनावश्यक फार्मों का उपयोग हो रहा हो, होना नहीं चाहिए फिर भी हो रहा है, तो उसकी लिमिट है कि विरम नहीं होना चाहिए। आत्मीय संबंधों का अभाव आपको लगता है कि नहीं, इससे तो स्पष्ट तभी होगा जब वो व्यक्ति हमारे संपर्क में आएगा, उनसे विचार विमर्श करेंगे तब, तो उस कंडीशन में आप फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे जहाँ पर आत्मीयता की जरूरत पड़ती है। आत्मीयता से मतलब ये है कि आप उसके संपर्क में आ करके उससे विचार विमर्श करके ही आगे की जो रणनीति है वो तय करेंगे, तो उस कंडीशन में आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप फोन का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर वो आत्मीयता का अभाव वहाँ पर होना ही होना है। फार्मों से संबंधित जो फार्मों से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो संक्षेप में प्राप्त होती हैं। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको डिटेल में फॉर्म बनाने होंगे या उनसे प्रपत्रों का आपको संकलन करना होगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आगे की क्लास के लिए आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई में मन लगाएं और आप सभी अपने नोट्स भी बनाते रहें जो आगे आपको एग्ज़ाम में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर।